हेलो, मेरा नाम लुबना खान है और मैं पहुंच की तरफ से आप सबको राइट टू हेल्थ के बारे में कुछ जानकारियां देने आई हूँ। राइट टू हेल्थ के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग से जानना चाहूँगी कि हमारा कौन कौन सा अधिकार है, मतलब हमें कौन कौन से हक मिले हैं। हमें जीने का अधिकार मिला है, राइट टू लाइफ। अच्छी सेहत का अधिकार मिला है, राइट टू हेल्थ। शिक्षा का अधिकार मिला है, राइट टू एजुकेशन। सुरक्षा का अधिकार मिला है, राइट टू सेफ्टी। क्या लगता है आपको, हमें ये सब अधिकार किसने दिए होंगे? जी बिल्कुल, सरकार ने दिए होंगे। सरकार ने ये अधिकार क्यों दिए होंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने सरकार को कर भरा है, मतलब हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके पैसे हम सरकार को देते हैं कर के रूप में, जिससे सरकार हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वैसे ही सरकार ने हमारे लिए सेहत का हक बनाया है। आप अच्छी सेहत का मतलब क्या समझते हैं? अच्छी सेहत मतलब पहला होता है शारीरिक तौर से कोई बीमारी ना होना या शरीर में कोई जख्म ना होना। दूसरा, मानसिक तौर से तंदुरुस्त होना। और तीसरा है सामाजिक तौर से स्वस्थ रहना। इसे हम अच्छी सेहत कहते हैं। और भी सरल भाषा में कहूँ तो सेहत मतलब बीमारी की मौजूदगी ना होना। हम बॉडी से एकदम फिट है, मतलब एकदम तंदुरुस्त है, इसे हम अच्छी सेहत कहते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी कि सेहत की वजह से कभी कभी कुछ बीमारियों की वजह से हमारी नौकरी जाती है, नौकरी जाने के चांसेस होते हैं। जैसे कि बीमारी जैसे कि कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, यानी लकवा पड़ जाता है। और अभी हाल ही में एक बीमारी चल रही है कोविड-19, जिससे जान जाने की संभावनाएं हैं। और यदि आप मानसिक तौर से बीमार है, यानी कि आप डिप्रेशन में है, तब भी आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। जिस वजह से सरकार ने हमारे लिए स्वास्थ्य का अधिकार बनाया है। राइट टू हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो वो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हमारी संविधान आर्टिकल 21 में कहा गया है कि अमीर हो या गरीब हो, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। अगर किसी को बुखार आया है तो वो कहाँ पे जाएगा? जाहिर सी बात है, किसी क्लिनिक में जाएगा या किसी हॉस्पिटल में जाएगा। अब हॉस्पिटल में पैसे यानी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करा सके। तो इसीलिए सरकार ने कुछ स्कीम्स बनाई है। उन्हीं में से एक स्कीम है बच्चों के लिए। उस स्कीम यानी कि योजना का नाम है मिड डे मील स्कीम। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की थी। इस योजना का लक्ष्य यानी मेन एम था सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन मिल सके। इस स्कीम के अनुसार हर बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है उन्हें पोषण युक्त खाना मिले, जैसे 300 कैलोरीज खाने में और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिड डे मील स्कीम के भोजन में मिलता है। बाद में सितंबर 2004 में कैलोरीज को बढ़ाकर 300 से 450 कर दिया और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन को 12 ग्राम प्रोटीन कर दिया। एक और स्कीम है जो सरकार द्वारा बनाई गई है, जो कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए है, इनकी सेहत को लेकर। इस स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम ICDS भी कहते हैं। ये स्कीम भारत सरकार ने 1975 में शुरू की थी। ICDS स्कीम भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बच्चों के बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक है। इस योजना का ज़्यादातर लाभ आंगनवाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। इस योजना से जो सेवाएं दी जाएगी वो है पूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ये है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चों को खाने में ये सब मिलना ही चाहिए। ये पौष्टिक आहार है जो बच्चों को खाने में मिलना चाहिए, जैसे कि मौसमी फल हो गया, हरी सब्जियां हो गई, अनाज, दालें, गेहूं, सिंघाड़ा और आलू हो गया, तेल और घी हो गया, दूध, दही, मक्खन, लस्सी हो गया, अंडे, मांस, मछली हो गया। बच्चे की उम्र के अनुसार विकास के लिए घर में बने सभी भोजन पर्याप्त मात्रा में हर रोज़ देना चाहिए और बच्चे के वर्ष के हिसाब से उनको उनके खाने की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। 1 वर्ष की आयु के बाद घर के बड़े जितना खाना एक दिन में खाते हैं, बच्चों को उससे आधी मात्रा में आहार की ज़रूरत होती है। ये थी पहली सेवा। फिर दूसरी है पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा यानी कि प्री स्कूल।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फिर तीसरा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। चौथा है रोग प्रतिकर्षण यानी कि टीकाकरण, जिसे हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। ये 4 टीकाकरण में से ये एक टीकाकरण है। बाकी के जो टीकाकरण है वो है DPT 1। पहले होता है BCG यानी कि बच्चे के जन्म से 1 महीने तक के बीच में लगता है वो टीका। फिर होता है DPT 1, जब बच्चा 1.5 महीने का होता है तब उसको पोलियो का पहला घूंट पिलाया जाता है। फिर होता है DPT 2, जब बच्चा 2.5 महीने का होता है तब पोलियो का दूसरा घूंट पिलाया जाता है। फिर होता है DPT 3, जब बच्चा 3.5 महीने का होता है तब पोलियो का तीसरा घूंट पिलाया जाता है। फिर आता है मीसिल्स, जब बच्चा मीसिल्स यानी खसरा का टीका कहते हैं उसे, जब बच्चा 9 महीने का होता है तब उसे ये खसरा का टीका लगता है। फिर आता है स्वास्थ्य जांच यानी कि हेल्थ चेकअप, और फिर आता है परामर्श सेवाएं यानी कि रेफरल सर्विसेज। इसमें बताया है बच्चों की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस स्कीम के तहत किए जाने वाले काम कौन से हैं? 0 से 6 साल की आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए स्कीम बनाई गई है। फिर बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक के और शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई है ये स्कीम। मृत्यु दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए बनाई गई है स्कीम। ज़रूरी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकता की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है स्कीम। फिर है कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 के ज़्यादा कुछ नहीं, बट इतना बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको कोविड-19 है। पहला होता है आपको हाई फीवर, जिससे आप पहचान सकते हैं आपको कोविड-19 है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी एकदम, पूरा शरीर आपका गर्म होगा। फिर है ड्राई कफ, जिसे हम सूखी खांसी भी कहते हैं। फिर आता है बॉडी पेन, यानी पूरे बदन में दर्द होता है। फिर स्नीजिंग यानी कि छींक आती है। फिर होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इससे हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं? तो हमें रोज़ गर्म पानी पीना रहता है। फिर हमें फेस मास्क लगाना होता है। हमें रोज़ाना हाथ धोना होता है। हम कहीं भी बाहर से वापस घर पे आते हैं बाहर जाके, तो हमें 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। हम कहीं बाहर जाके वापस घर पे आ रहे हैं, हमें उसी वक्त नहाना भी ज़रूरी होता है और उसी वक्त कपड़े धोने होते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना चाहिए। थैंक यू।